Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of Economic Survey 2020-21। तो हम इकोनॉमिक सर्वे की जो सीरीज है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 उसे चैप्टर वाइज चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं। वॉल्यूम 1 हम कवर कर चुके हैं, वॉल्यूम 2 के हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज जो लेक्चर होगा वो होगा वॉल्यूम 2 चैप्टर 5 एंड दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। पिछले साल पूरे जो लॉकडाउन का साल था उस साल प्राइसेस और इन्फ्लेशन को लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी और कुछ कौन से नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में डेवलपमेंट्स हुई थी वो सारी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आपको इसमें पूरे एक साल के ट्रेंड्स मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि इन चैप्टर्स में ना कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में सवाल यूपीएससी पूछ लेता है, राइट। सो इस चैप्टर को हम थॉरली करेंगे और इसमें हम करंट ट्रेंड्स देखेंगे कि पिछले साल क्या ट्रेंड्स गए थे इन्फ्लेशन को लेके, प्राइसेस को लेके और कौन से कॉन्सेप्ट्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। ऑलराइट, नाउ इस चैप्टर में भी कोई कोट नहीं होगा, जैसे हर चैप्टर में कोई कोट रहा है, इसमें कोई नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, we'll start with introduction to this chapter. Now, ये चैप्टर आर्ग्यू करता है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया पिछले साल 2020-21, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर 21 भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21 2020-21 के बारे का ही एक और तरीका है लिखने का। ना पिछले साल ना क्या हुआ था, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था और उसकी वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था ना। लॉकडाउन के ना दो कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। जब पूरा लॉकडाउन लग गया, सारी मार्केट्स बंद हो गई, सारी दुनिया घर पे बैठ गई, तो डिमांड बिल्कुल बुरी तरह गिर गई। भाई डिमांड कब होती है? जब लोग स्पेंड करने की चाहत जाहिर करते हैं कि उनके पास पैसा है, वो चीजें खरीदना चाहते हैं। पर अब तो लोग घरों पे बैठे हैं तो डिमांड तो वो कर ही नहीं सकते किसी चीज की, राइट। तो डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई थी उस समय, क्लियर। बट ये एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसमें सिर्फ डिमांड ही नहीं गिरी थी, सप्लाई भी गिर गई थी। आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं वो कहीं से सप्लाई होते हैं, राइट। फैक्ट्रीज चलनी चाहिए, उसके लिए रोड्स पूरी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए, ये सारी सप्लाई चेन अच्छे से काम करनी चाहिए, तभी आप तक गुड्स की सप्लाई होगी, राइट। पर जब लॉकडाउन लग गया तो ये सारी चीजें बंद हो गई, इसी वजह से पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, क्लियर। तो इस वजह से क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक और उसकी वजह से जो लगा लॉकडाउन था, उसकी वजह से डिमांड गिर गई, उसकी वजह से सप्लाई भी गिर गई, राइट। नाउ इस सारी चीज का आप जानते हो कि जो प्राइसेस होते हैं, जो इन्फ्लेशन होती है, वो डिमांड सप्लाई के इंटरैक्शन पे ही चलती है। नाउ पिछले साल डिमांड गिर गई थी, उससे इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, पर सप्लाई भी गिर गई थी। डिमांड सप्लाई यहां है, डिमांड गिर जाए पर मान लो सप्लाई उससे भी ज्यादा गिर जाए तो फिर इन्फ्लेशन तो होगी ना। जनरली अगर हम डिमांड की तरफ देखें तो हमें लगता है डिमांड गिर जाए प्राइसेस गिर जाएंगे, पर अगर सप्लाई भी उससे ज्यादा तेजी से नीचे गिर जाए तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे। और वही चीज ना हमें इंडिया में देखने को मिली। इंडिया में क्या हुआ था, डिमांड तो गिर गई थी पर सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह डिसरप्ट हो गई, सप्लाई इतनी ज्यादा नीचे गिर गई कि हमने देखा कि पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, जिसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, दो ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे स्पेशली एडवांस कंट्रीज में डिमांड का ज्यादा इंपैक्ट हुआ। एडवांस कंट्रीज में डिमांड गिर गई तो वहां प्राइसेस गिर गए, पर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज थी स्पेशली इंडिया, वहां सप्लाई बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर गई डिमांड के बनिस्बत, तो इस वजह से क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए। खैर, इंडिया में सप्लाई शॉक की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है और एडवांस इकोनॉमीज में सप्लाई शॉक इतना खतरनाक नहीं था जितनी डिमांड नीचे गिर गई थी, तो इसलिए प्राइसेस कम हुए। ये कुछ चीजें। खैर, ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। स्पेशली उन चीजों के बारे में आपको पता होने चाहिए जो इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। हमारे कंट्री में मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडिसेस हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी डिफरेंट तरीकों का होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होलसेल प्राइसेस को ट्रैक करता है। ना होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसके अंडर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, और होलसेल प्राइस इंडेक्स ये निकालते हैं। जहां तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी ना बहुत तरीके का होता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड ओवरऑल रूरल प्लस अर्बन। ये तीनों निकालते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है। ठीक है, नाउ एक और चीज, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड को ना हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। CPI combined is also known as headline inflation. And कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, कंबाइंड हो, इस सब के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन। अगर आप WPI के थ्रू इन्फ्लेशन चेक कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे होलसेल इन्फ्लेशन। अगर आप CPI के थ्रू इन्फ्लेशन चेक कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि ये रिटेल प्राइसेस को ट्रैक कर रहा है। राइट नाउ जो सीपीआई है वो यही खत्म नहीं होता, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं सीपीआई की। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर IW, सीपीआई रूरल लेबरर RL, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर। सीपीआई ये तीन तरह के भी निकलते हैं, पर फर्क क्या है, ये जो तीन सीपीआई है ना, इन्हें एनएसओ नहीं निकालता, इन्हें लेबर ब्यूरो निकालता है। याद रखना ये डिफरेंस। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबर इज दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय लेबर ब्यूरो, एंड रूरल, अर्बन और हेडलाइन इन्फ्लेशन इज रिलीज बाय एनएसओ। क्लियर? मेक सेंस? हाँ, अभी हाल ही में क्या करा है, जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है ना, इस इंडेक्स का अभी हमने बेस ईयर चेंज करा है। पहले इसका बेस ईयर था 2012 और अब इसका बेस ईयर 2016 कर दिया है। तो अब सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर अब से 2016 के बेस ईयर पे वो करा जाएगा। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की मेथोडोलॉजी में चेंजेस करे थे, जिसमें इन्होंने बेस ईयर भी चेंज किया था। तो ये लेटेस्ट न्यूज है। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई, अब हम चैप्टर को देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे करंट ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन। एंड माइंड यू, ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ये फरवरी में आया था, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, अगर ये करंट वर्ड लिख रहा है ना, तो करंट का मतलब क्या है, 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था ये उसकी बात कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 की बात कर रहा है, उसे ये करंट कह रहा है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22 जो है 2021-22। क्लियर? सो ये पिछले साल की बात कर रहा है। येट ये मत सोचना पिछले साल के इन्फ्लेशन ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो पहले तो ना, हाँ, अगर हम करंट ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो इस इकोनॉमिक सर्वे ने ना डिफरेंट इंडिसेस को देखा है, कि उसने देखा है कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन कैसी गई है, WPI बेस्ड इन्फ्लेशन कैसी गई है। तो पहले हम रिटेल इन्फ्लेशन को देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स रहे हैं। कहा यह जाता है कि सीपीआई पिछले साल बढ़ गई थी, काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और उसका रीजन क्या था, सप्लाई शॉक। जनरली लोग सोच रहे थे कि अब डिमांड गिर जाएगी तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन भी गिर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सप्लाई इतनी ज्यादा नीचे गिर गई कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, गिरने के बजाय बढ़ गई, ये हो गई। और आपको पता है आरबीआई के पास ना टारगेट होता है कि उसे सीपीआई कंबाइंड को रखना है 2 to 6% के बीच में। 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2% से कम नहीं होनी चाहिए, पर पिछले साल 6.6% हो गई थी, आरबीआई के टॉलरेंस लेवल से ऊपर। और क्या कारण था, क्या कारण था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पिछले साल फूड इन्फ्लेशन ने ओवरऑल इन्फ्लेशन को खींच दिया ऊपर। बाकी चीजों में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हो रही थी, फूड में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई कि ओवरऑल सीपीआई बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया। आपकी फूड इन्फ्लेशन तो 11% तक चली गई थी अक्टूबर में, तो इसीलिए ओवरऑल सीपीआई बढ़ गई थी। सो फूड इन्फ्लेशन वाज द मेजर ड्राइवर, फूड इन्फ्लेशन वाज द मेजर ड्राइवर टुवर्ड्स हाई इन्फ्लेशन लास्ट ईयर।
ठीक है। 2 दिसंबर तक आते आते फूड इन्फ्लेशन गिर गई और उसका कारण था गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे इन्फ्लेशन को, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। वो स्टेप्स क्या थे वो चैप्टर के एंड में हम देखेंगे, पर अभी मैं आपको बता देता हूं कि लॉकडाउन लगते ही फूड इन्फ्लेशन स्पाइक कर गई, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन स्पाइक कर गई। पर गवर्नमेंट ने टाइमली स्टेप्स लिए और दिसंबर तक आते आते फूड इन्फ्लेशन गिर गई और सीपीआई भी नीचे जाने लग गई। ठीक है, यह तो बात हुई फूड इन्फ्लेशन की। पर ओवरऑल इन्फ्लेशन में और भी तो कंपोनेंट्स हैं। यहां हम बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन की। ना कोर इन्फ्लेशन क्या होता है आप सबको पता होगा, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। इट इज नॉन फूड नॉन फ्यूल कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन। जब भी हम इन्फ्लेशन में प्राइसेस ट्रैक करते हैं सारे गुड्स के, अगर हम फूड को हटा दें एंड फ्यूल को हटा दें, फ्यूल प्राइसेस हटा दें, फूड प्राइसेस हटा दें और बाकी चीजों में इन्फ्लेशन देखें तो उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। नॉन फूड नॉन फ्यूल कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन इज कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, यह याद रखना। नाउ फूड और फ्यूल हम हटाते क्यों हैं? क्योंकि फूड और फ्यूल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इनमें सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं तो इसकी वजह से ओवरऑल सीपीआई भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए हम ये देखना चाहते हैं कि फूड फ्यूल हटा दो, बाकी चीजों में भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है या बाकी चीजें स्टेबल हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को हटा के कोर इन्फ्लेशन देखते हैं। ठीक है, सो कोर इन्फ्लेशन भी पिछले साल बढ़ी जरूर थी। राइज इन कोर इन्फ्लेशन वाज मेनली ड्रिवन बाय मिसलेनियस ग्रुप। ना जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें फूड और फ्यूल नहीं है, उसमें डिफरेंट चीजें तो हैं, तो उसमें कैटेगरी ऑफ गुड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें क्या आ जाता है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स, पर्सनल केयर यानी कि आप कहीं सलोन वगैरह में जाते हो, वो सारी चीजें। खैर, मिसलेनियस कंपोनेंट ने ओवरऑल कोर इन्फ्लेशन को ऊपर करके रखा और मिसलेनियस में भी सबसे ज्यादा वेट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। Volatility in the prices of gold and silver prices also pushed core inflation. Now gold and silver food तो नहीं है, fuel भी नहीं है, तो gold and silver कोल में आएगा, कोर में आएगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उस समय, इसी वजह से कोर इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ गई थी। तो ये तो आप जानते हो कि गोल्ड के प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब भी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है तो लोग सारा अपना पैसा उठा के गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है कि गोल्ड सेफ है। तो ये तो आप मान के चलना, जब भी इकोनॉमी खराब चलेगी ना, जब भी इकोनॉमी और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इकोनॉमी खराब होगी, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि सारे लोग अब गोल्ड डिमांड करने लग जाएंगे। वो सोचेंगे अपना पैसा वो गोल्ड में सेव कर सकते हैं और इसीलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़े तो कोर इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ गई। बट अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा जो इन्फ्लेशन हुई थी वो सप्लाई ड्रिवन थी या डिमांड ड्रिवन, तो इन्फ्लेशन सप्लाई शॉक की वजह से हुई थी, सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से ज्यादा हुई थी। दो सिग्निफिकेंट फॉल इन हाउसिंग इन्फ्लेशन वाज ऑब्जर्व्ड। हां, हाउसिंग प्राइसेस भी कम हुए थे। अब हम आ जाते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई के बारे में क्या बात है? यह बहुत ज्यादा कम हुई। क्यों? सीपीआई बढ़ रहा था, डब्ल्यूपीआई कम हो रहा था। यह क्या रीजन है? क्योंकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में पता है किस चीज का फर्क है? एक तो है क्योंकि फैक्ट्रीज ने तो सामान बना दिया, पर वो सामान लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। लोगों तक सप्लाई कम थी, पर फैक्ट्रीज के लेवल पे तो सप्लाई बहुत ज्यादा थी। फैक्ट्रीज जो होलसेलर्स को सामान देती हैं उन तक तो सप्लाई पहुंच रही थी, पर लोगों तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट थी। इसलिए होलसेल लेवल पे तो सप्लाई थी। ऊपर से इस इंडेक्स में ना, डब्ल्यूपीआई में फूड प्राइसेस का इतना ज्यादा वेट नहीं है। फूड प्राइसेस को हम टारगेट जरूर करते हैं, पर डब्ल्यूपीआई में वेटेज फूड प्राइसेस को ज्यादा नहीं दी जाती, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दी जाती है। इसी वजह से ना हमने ये विटनेस करा कि सीपीआई बढ़ रही थी पर डब्ल्यूपीआई कम हो रही थी। ये नेगेटिव चली गई थी डब्ल्यूपीआई। It remained in the negative territory from April to July and stood at 1.2% in December 2020. Decline was majorly driven by fuel and power group. इसमें फ्यूल की वेटेज ठीक ठाक होती है और पिछले साल, अब तो स्टोरी अलग है, पर पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था ना, तो पेट्रोल के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे गिर गए थे। सो फ्यूल एंड पावर की वजह से डब्ल्यूपीआई कम हो गया। अच्छा, डब्ल्यूपीआई फूड
होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स, एक WFPI भी होता है ना, होलसेल फूड प्राइस, जिसमें हम फूड प्राइसेस एट होलसेल लेवल चेक करते हैं। तो WPI फूड ऑल्सो डिक्लाइन टू 4.2%, WPI कोर, WPI का कोर यानी कि नॉन फूड नॉन फ्यूल ऑफ WPI वो इंक्रीज हुआ था। खैर ये तो एक डिटेल है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रूरल अर्बन डिफरेंशियल के बारे में, ठीक है, कि रूरल इन्फ्लेशन, CPI रूरल, CPI अर्बन में क्या फर्क चल रहा था। फ्रॉम जुलाई 2018 टू दिसंबर 2019 CPI अर्बन वॉज ग्रेटर देन CPI रूरल, CPI अर्बन वॉज ग्रेटर देन CPI रूरल 2019 तक। This was mainly due to differential rates in food inflation. Urban areas में food prices ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे as compared to rural areas में, इसीलिए overall CPI urban ज्यादा था। But in April December 2020 both have almost converged. पहले ये ज्यादा होता था, पर जब लॉकडाउन वाला साल आया तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए दोनों, ठीक है। नाउ कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप ऑफ रूरल अर्बन डिफरेंशियल, यानी कि रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसको कंपोनेंट वाइज देखते हैं, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे थे ये डिफरेंस। फूड इन्फ्लेशन हैज कन्वर्ज्ड इन बोथ एरियाज, दोनों एरियाज में फूड प्राइसेस या फूड इन्फ्लेशन सिमिलर चल रही है। नॉन फूड इन्फ्लेशन इज हायर इन अर्बन एरियाज, जो नॉन फूड इन्फ्लेशन है वो हायर है अर्बन एरियाज में। रूरल अर्बन डिफरेंशियल इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर हाउसिंग प्राइसेस एज दिस ग्रुप इज नॉट ट्रैक्ड इन रूरल इन्फ्लेशन। तो आप फूड प्राइसेस में देखते हो कि रूरल अर्बन में क्या डिफरेंस है, नॉन फूड में देखते हो, पर हाउसिंग प्राइसेस में आप रूरल अर्बन डिफरेंस नहीं चेक करते, क्योंकि रूरल हाउसेस के प्राइसेस नहीं ट्रैक करती गवर्नमेंट, सिर्फ अर्बन हाउसेस के करती है। इसका यही मतलब था बस। क्लियर, मेक सेंस। चलो अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का मेथडोलॉजी चेंज की है, बेस ईयर रिवाइज करा है, तो वो देखते हैं। CPI IW इज कंपाइल्ड एंड डिसेमिनेटेड बाय लेबर ब्यूरो ऑन अ मंथली बेसिस। ये आपको याद रखना है, जो CPI है, WPI है, ये मंथली बेसिस पे रिलीज होते हैं। It measures changes in the retail prices of fixed basket of goods and services being consumed by an average working class family। तभी तो इंडस्ट्रियल वर्कर है। एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली जो जो चीजें कंज्यूम करती है, उन चीजों के प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है वो चेक करता है। फॉर व्हाट पर्पस CPI W इज यूज्ड। अच्छा, हम ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। एक, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर लेबर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। भाई अगर आपको पता ही नहीं कि लेबर क्लास जो है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन पे महंगाई का क्या इंपैक्ट हो रहा है, अगर आपको पता ही नहीं उन्हें ज्यादा महंगाई फील हो रही है या कम हो रही है, तो उनको लेके आप सूटेबल पॉलिसीज कैसे बना सकते हो। नहीं, इट इज यूज फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेज या वेज नंबर्स के, इनको क्या वेज देनी है वो तभी आप कर सकते हो अगर आपको पता है इनके लिए महंगाई क्या चल रही है। एंड इट इज यूज टू रेगुलेट DA, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस मिलती है ना, वो भी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए CPI IW क्या होता है। It is used to regulate dearness allowance paid to a large number of manual workers and central state government employees. To capture the latest consumption pattern of working class family, Labour Bureau has revised the base year of existing CPI IW series. अच्छा, उसका base year 2001 था, to a more recent base year 2016. CPI IW का 2001 बेस ईयर था, अब उसे अपडेट कर दिया है 2016 पे ले आए हो, और बनता भी है क्योंकि 2001 और 2016 में बहुत सारा फर्क है, बहुत सारी चीजों का फर्क है, कंजम्पशन पैटर्न का फर्क है। 2001 में एक इंडस्ट्रियल वर्कर फैमिली कुछ चीजें कंज्यूम करती होगी, आज कुछ और करती है, तो बेस ईयर तो अपडेट करना लॉन्ग पेंडिंग चीज थी। The new series of CPI IW covers the industrial workers from existing 7 sectors। ठीक है, कौन से इंडस्ट्रियल वर्कर कवर होते हैं, फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, माइंस में कर रहे हैं, प्लांटेशन में कर रहे हैं, रेलवेज, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पोर्ट्स में जो काम कर रहे हैं उन लोगों, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स। द न्यू सीरीज हैज वाइडर कवरेज इन टर्म्स ऑफ सैंपल साइज, नंबर ऑफ सेंटर्स। ये इनके पास डेटाबेस अच्छा है टू चेक फॉर प्राइसेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। As recommended by Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living, Labour Bureau has revised the classification of items CPIW into different groups and subgroups in line with NSO's classification। ये तो आपने याद रखना बस, ठीक है, ये तो कुछ खास नहीं है, रट्टे मारने वाला पोर्शन है। Now, और क्या चेंजेस करें, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द न्यू सीरीज। The weights for the purpose of compilation of index numbers have been derived on the basis of average monthly family expenditure। किन किन चीजों पर वो ज्यादातर खर्चा करते हैं, ठीक है।
Average budget derived from a family budget inquiry consisted of all items and expenditure reported by the families surveyed under वर्किंग क्लास फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे। इस सर्वे के थ्रू, ये हाउस होल्ड सर्वे होता है, इसके थ्रू आपको पता चलता है कि एक एवरेज वर्किंग क्लास के क्या खर्चे हैं। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस का वेट कम करा है, इसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है, इंडेक्स में। तो फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी का वेट कम करा है। ये कम करना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ना 2001 से लेके अब तक ना आपकी जो इकोनॉमी है वो एडवांस करती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। जब भी कोई इकोनॉमी बढ़ती है ना, या जब भी किसी भी फैमिली की इनकम बढ़ती है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम्स वुड डिक्लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, उसकी मंथली इनकम है 100 रुपए, और उसमें से 50 रुपीज वो फूड आइटम पे खर्च कर देती है, तो अब हम कहेंगे उसका जो मंथली इनकम है 50% फूड पे चला जाता है। अब उस फैमिली की इनकम हो गई 200 रुपए ना, इनकम 200 रुपीज होगी, पर एपेटाइट तो उतनी है, भूख तो उतनी ही लगती है। आज भी वो 50 रुपीज ही खर्चा कर रहे हैं फूड आइटम्स पे। पर आज मैं कहूंगा कि the proportion spent on food is 25% of their monthly income, right? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे proportion of खर्चा, proportion of expenditure on food would decline, और लोग और चीजों पे खर्चा करना शुरू कर देते हैं, right? Make sense? तो वैसे ही 2001 से लेके 2016 तक लोगों की पूरे इंडिया में ओवरऑल ऑन एवरेज इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ी है, वो बेटर ऑफ हुए हैं, रियल इनकम बढ़ी है। तो उस हिसाब से फूड एंड बेवरेजेस का वेट कम हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड बेवरेजेस हैज डिक्लाइंड। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, ठीक है। बाकी आपने ना क्या सोचा है कि आपने सोचा है कि हम इस साल ना पुरानी सीरीज, पुराना जो 2001 का बेस ईयर वाला था उससे भी निकालेंगे सीपीआई आईडब्ल्यू, और नई सीरीज से भी निकालेंगे, और दोनों के बीच में लिंकिंग फैक्टर रखेंगे 2.88। यानी कि पुरानी सीरीज से जो इंडेक्स का नंबर आता है उसे 2.88 से मल्टीप्लाई कर दो तो नई सीरीज का हो जाएगा। ये लिंकिंग फैक्टर होता है। अगेन आप कंपेयर करना चाहते हो दोनों सीरीज के बीच में फर्क, ठीक है। खैर, ये बस नॉलेज होनी चाहिए लिंकिंग फैक्टर क्या होता है और लिंकिंग फैक्टर कितना है पुरानी और नई सीरीज में, दैट्स इट बस। बाकी आपको पता होना चाहिए बेस ईयर अपडेट किया है, क्लियर, और क्या क्या चेंजेस करें, ये सर्वे करा है, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस का वेट कम करा है, ये आपने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का ये चीज उठाई है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, ये ध्यान से सुनना, इन्फ्लेशन ट्रेंड, मोमेंटम एंड बेस इफेक्ट। इन्फ्लेशन ट्रेंड, मोमेंटम एंड बेस इफेक्ट। ना ध्यान से सुनना, देखो हम किसी भी इंडेक्स से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें, चाहे वो सीपीआई हो चाहे वो डब्ल्यूपीआई हो, दोनों में बेस इफेक्ट और मोमेंटम का इफेक्ट जरूर होता है। नाउ व्हाट इज बेस इफेक्ट एंड व्हाट इज मोमेंटम इफेक्ट, ध्यान से सुनना। देखो वैसे जनरली इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है, लेट्स सपोज ये है मार्च का महीना, इसमें सीपीआई की वैल्यू आई है मार्च के महीने में, लेट्स सपोज 200। लेट्स सपोज मार्च के महीने में सीपीआई की वैल्यू आई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू आई है 200, और अप्रैल के महीने में वैल्यू आई है 250। तो इन्फ्लेशन कितनी हुई ये चेक करना। तो हम देखते हैं कि मार्च के मुकाबले अप्रैल में इंडेक्स की वैल्यू 50 रुपीज से बढ़ी है, या 50 से बढ़ी है, रुपीज नहीं 50 से बढ़ी है, राइट। तो आप कैसे निकालते हो, 50 डिवाइडेड बाय 200, आप कहते हो 25% आपका इन्फ्लेशन रेट है, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट। तो आप करते क्या हो, आप देखते हो कि पिछले महीने सीपीआई की वैल्यू क्या थी, इस महीने कितनी है, जो डिफरेंस है उसे परसेंटेज में निकालते हो और बोलते हो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट इज दिस मच, ठीक है। पर ना हम हर महीने को कंपेयर नहीं करते, हम एक मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं इन्फ्लेशन जब हम मेजर करते हैं इंडिया में, विच इज कॉल्ड ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी। ये पता क्या होती है, जब भी आप सुनते हो कि अप्रैल में इन्फ्लेशन 6% हो गई, मार्च में जाके इन्फ्लेशन 7% थी, जब भी आप ये सुनते हो वो आपसे पता क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मार्च 2020 में सीपीआई की वैल्यू थी 100, ठीक है, और मार्च
2021 में सीपीआई की वैल्यू थी 120। ठीक है, तो आप पता क्या कहोगे? आप कहोगे कि मार्च में इंफ्लेशन रेट, सीपीआई बेस्ड इंफ्लेशन रेट है 20%। ठीक है, नाउ सिमिलरली मान लो अप्रैल 2020 में इंडेक्स की वैल्यू हो गई 200 और अप्रैल 2021 में इंडेक्स की वैल्यू हो गई 220। लेट्स सपोज ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या कहो, अब आप क्या देखो, अब आप क्या कहोगे कि मार्च में इंफ्लेशन थी 20%, अप्रैल में इंफ्लेशन हो गई 10%। इसे हम कहते हैं ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी। हर महीने जो हम इंफ्लेशन के नंबर्स निकालते हैं ना, हम इंफ्लेशन को कंपेयर करते हैं पिछले साल सिमिलर महीने में जो प्राइसेस थे, पिछले साल सिमिलर महीने में जो प्राइसेस थे उसके मुकाबले इस साल इस महीने में कितने प्राइसेस हैं उसे हम देखते हैं। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स तो मंथली आएंगे, हर महीने आएंगे, मार्च में आएंगे, अप्रैल में आएंगे, पर कंपैरिजन जिसके बेसिस पे परसेंटेज आ रही है वो पिछले साल सिमिलर महीने से हो रहा है, राइट? इसे कहते हैं ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी। मेक सेंस? ठीक है, नाउ ध्यान से सुनना। अब ना ये जो मेथोडोलॉजी है ये पता है किस लिए करते हैं? वैसे तो जनरली कई कंट्रीज ऐसा भी करती हैं कि वो ना पिछले साल भूल जाती हैं, मार्च और अप्रैल में फर्क देखती हैं कि मार्च में 120 था, अप्रैल में 220 था, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालती हैं। तो इसमें ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी नहीं होती, मंथ ऑन मंथ मेथोडोलॉजी होती है। कई कंट्रीज ऐसा करती हैं, पर इंडिया ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी क्यों फॉलो करता है? क्योंकि कई बारी प्राइसेस ना ऊपर नीचे सीजनल वेरिएशन की वजह से भी होते हैं। सीजन है इस चीज का, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो सीजनल वेरिएशन हटाने के लिए आप पिछले साल सिमिलर महीने के नंबर्स को देखते हो। ठीक है, ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी। अगेन वी यूज ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी फॉर एलिमिनेटिंग सीजनल वेरिएशंस। ये चीज है, क्लियर? नाउ अब देखना, अब ध्यान से सुनना। देखो, मार्च में इंफ्लेशन थी 2021 में 20%, क्योंकि पिछले साल के मार्च के कंपैरिजन में ऐसा चल रहा था। अप्रैल में इंफ्लेशन हो गई 10%, क्योंकि पिछले साल के अप्रैल में इंडेक्स की वैल्यू थी 200, इस साल हो गई 220, राइट? नाउ ये जो नंबर आ रहा है ना 10%, इस पे दो चीजें काम कर रही हैं, दो चीजों की वजह से ये नंबर आ रहा है। एक नंबर ये आ रहा है, और आप देख सकते हो मार्च के मुकाबले अप्रैल में इंफ्लेशन कम हुई है। लोगों को तो यही लगेगा ना, लोग सोचेंगे इंफ्लेशन डिक्लाइन हो रही है, आरबीआई भी खुश होगा, सारे खुश होंगे। लोग कहेंगे देखो मार्च में इंफ्लेशन 20% थी, अप्रैल में 10% होगी, दैट मींस इंफ्लेशन इज डिक्लाइनिंग, है ना? और ऐसा भी हो सकता था कि मार्च में 20% थी, अप्रैल में 40% हो जाती, इंफ्लेशन कुड बी इंक्रीजिंग। नाउ हर महीने इंफ्लेशन ऊपर नीचे तो होती रहती है, पर ये जो ऊपर नीचे की मूवमेंट है ना, इस पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, दो चीजों की वजह से हो रहा है। एक, इसी साल की अगर हम बात करें, 2021 की बात करें, तो 2021 मार्च में 120 थी और 100 रुपए या 100 नंबर का बढ़ोतरी हुई, अप्रैल में 220 हो गया। तो मार्च के मुकाबले अप्रैल में इंफ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, या इसी साल मार्च के मुकाबले इसी साल अप्रैल में प्राइसेस एकदम से शूट अप कर गए। ठीक है, इसे हम कहते हैं मोमेंटम। जब आप पिछले महीने, सेम साल की बात करें, पिछले महीने के मुकाबले इस महीने आप देखते हो कि पिछले महीने प्राइसेस इतने थे, इस महीने इतने हो गए, राइट? तो पिछले महीने के मुकाबले प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसे तो आप कहते हो मोमेंटम इफेक्ट हो रहा है। पिछले महीने 120 थी इंडेक्स की वैल्यू, इस महीने 220 हो गई, तो पिछले महीने के मुकाबले तो बढ़ गया प्राइसेस, है ना? मेक सेंस? फिर भी जब हम ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी लेते हैं तो परसेंटेज में तो कम हो गया। आपने देखा ये चीज, ये हुआ क्या? वैसे तो इंडेक्स की वैल्यू मार्च के मुकाबले अप्रैल में बढ़ी है, पर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में देखें तो इंफ्लेशन कम हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी काम कर रहे में देख रहे हैं ना। ईयर ऑन ईयर मेथोडोलॉजी में सिर्फ मोमेंटम इफेक्ट नहीं होता। मार्च के मुकाबले अप्रैल में इंफ्लेशन बढ़ी, ये तो मोमेंटम था, प्राइस का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, पर परसेंटेज में इंफ्लेशन कम क्यों दिख रही है? क्योंकि पिछले साल सेम समय पे मार्च और अप्रैल के बीच में प्राइसेस डबल हो गए थे। पिछले साल अप्रैल में इंफ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि इस साल अप्रैल से जब उसे कंपेयर किया गया तो इतना ज्यादा बढ़ ही नहीं दिखी। जैसे आप देख सकते हो पिछले साल 100% का इंक्रीज हुआ था, इस साल 100% का इंक्रीज नहीं हुआ। अगर 100% होता तो यहां 240 लिखा होता। पिछले साल मार्च से अप्रैल तक प्राइसेस इतने बढ़ गए कि इस साल मार्च से अप्रैल में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, वो इतने ज्यादा लग नहीं रहे परसेंटेज टर्म्स में। तो पिछले साल प्राइसेस इतना ज्यादा बढ़े थे कि इस साल आपको इतना ज्यादा नहीं लग रहा, इसे बेस इफेक्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, इस पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक मोमेंटम कितना चल रहा है प्राइस का, और एक पिछले साल का जो पिछले साल के प्राइसेस थे उसका क्या इंपैक्ट चल रहा है। तो बेस इफेक्ट होता है, मोमेंटम इफेक्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस इफेक्ट एंड मोमेंटम इफेक्ट। बेस इफेक्ट होता है इस साल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उस पे इंपैक्ट है पिछले साल का। अगर पिछले साल बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती, इतनी ज्यादा कि इस साल के बढ़े हुए नंबर्स आपको ज्यादा ही ना लगते, तो इसे हम कहते हैं हाई बेस इफेक्ट। पिछले साल इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन हुई थी मार्च से अप्रैल, कि इस साल मार्च से अप्रैल में प्राइसेस बढ़े पर इतने ज्यादा लग नहीं रहे पिछले के मुकाबले, तो हाई बेस इफेक्ट है। जब भी हाई बेस इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन के नंबर्स कम आएंगे। ठीक है, और मोमेंटम इफेक्ट क्या, और अगर पिछले साल इन्फ्लेशन मार्च से अप्रैल तक ज्यादा बढ़ी ना होती, थोड़ी सी बढ़ी होती, सो मच सो कि इस साल मार्च से अप्रैल तक जो बढ़ी हुई है इन्फ्लेशन वो ज्यादा लग रही है, क्योंकि पिछले साल इतनी कम बढ़ी थी कि उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे लो बेस इफेक्ट। ठीक है, तो बेस इफेक्ट का भी इंपैक्ट होता है परसेंटेज वाले नंबर्स पे, मोमेंटम इफेक्ट का भी होता है। क्लियर? नाउ पिछले साल जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी ना, सीपीआई कंबाइंड भी बढ़ी है, सीपीआई कोर भी बढ़ी है पिछले साल, मतलब एक्चुअल बात कर रहा हूं, ये एग्जांपल से हट जाओ, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब हम एक्चुअल पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 जिसे हम लॉकडाउन का साल भी कहते हैं, उस साल ना इन्फ्लेशन बढ़ी है, पर ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पिछले साल जो इन्फ्लेशन बढ़ी है ना, उस पे ज्यादा रोल मोमेंटम इफेक्ट का था, बेस इफेक्ट का नहीं था। बेस इफेक्ट ने तो पिछले साल इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश की थी, बेस इफेक्ट अगर काम करता ना तो इन्फ्लेशन नंबर्स कम होते, पर मोमेंटम इफेक्ट इतना ज्यादा था कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉकडाउन के दौरान, जो लॉकडाउन का साल था, उस समय इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूशन किसका था, बेस इफेक्ट का ज्यादा था या मोमेंटम इफेक्ट का, तो मोमेंटम इफेक्ट का ज्यादा था। प्राइस मोमेंटम का ज्यादा इफेक्ट था। और जब पिछले साल दिसंबर में इन्फ्लेशन कम भी होगी ना, तो भी इसलिए हुई क्योंकि मोमेंटम कम हो गया था। तो पिछले साल इन्फ्लेशन को डिक्टेट बेस इफेक्ट ने नहीं इतना करा जितना मोमेंटम इफेक्ट ने करा। ठीक है, इस साल क्या हो रहा है वो कहानी अलग है, पर पिछले साल क्या हो रहा था वो ये था। नाउ इस सारी सिचुएशन से ना आपको बस पता होना चाहिए मोमेंटम इफेक्ट क्या होता है, बेस इफेक्ट क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो। नाउ ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, द प्रोडिजियस इंपैक्ट ऑफ फूड इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि पिछले साल जो इन्फ्लेशन बढ़ी है ना, उसमें सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा रोल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फूड इन्फ्लेशन का था। फूड इन्फ्लेशन अगर इतनी ज्यादा तेजी से ना बढ़ती ना पिछले साल, तो ओवरऑल सीपीआई बढ़ता ही ना। यहां आप इस पे भी देख सकते हो, ये इनर सर्कल है 2019-20, आउटर सर्कल है लॉकडाउन का साल। यहां देखना, फूड एंड बेवरेजेस की जो कैटेगरी है उसने 59% कंट्रीब्यूट करा इन्फ्लेशन में, तो मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इन्फ्लेशन वाज फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस ने ओवरऑल इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा खींचा। सेकंड रैंक पे मिसलेनियस कैटेगरी आई, ठीक है, फिर फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग वगैरह वगैरह, ये सारे कैटेगरीज हैं ये वो कैटेगरीज हैं जिनके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को हम ट्रैक करते हैं। तो पिछले साल जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उसके बारे में अब आपको दो फैक्ट्स पता चल चुके हैं। एक, इट वाज मेजरली सप्लाई ड्रिवन, सप्लाई शॉक हुई तभी इन्फ्लेशन हुई, डिमांड ड्रिवन नहीं थी। दूसरा, फूड इन्फ्लेशन ने इसे खींचा है, बाकी चीजों ने इतना नहीं खींचा जितना फूड इन्फ्लेशन ने खींचा है। और फूड इन्फ्लेशन भी क्यों ज्यादा हो रही थी, क्योंकि अगेन सप्लाई शॉक हुआ था, फूड की सप्लाई बहुत ज्यादा गिर रही थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था। फूड इन्फ्लेशन ने खींचा है, सप्लाई शॉक ने खींचा है। क्लियर?
तो अब फूड इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन आखिरकार पिछले साल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई। नो डाउट फूड इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, पिछले साल इन्फ्लेशन की बात करें, पर फूड इन्फ्लेशन में ऐसा क्या हो गया, ठीक है, वो देखते हैं। सो फूड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर पीरियड ऑफ बोथ फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 20 होगा 2019-20 और ये होगा 2020-21. The major driver of CPI combined inflation was food and beverages group. This category's contribution also increased in financial year 21 as compared to this. तो वैसे तो पिछले साल भी जब लॉकडाउन नहीं लगा था उस साल भी फूड एंड बेवरेजेस की रोल ज्यादा था, पर इस साल तो फूड एंड बेवरेजेस का इन्फ्लेशन कराने में रोल और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। Miscellaneous group is the second largest contributor, which mainly consists of transport and communication and personal care and effects. Based on CFPI. Now CFPI क्या है? Consumer Food Price Inflation. ये सिर्फ फूड प्राइसेस को ट्रैक करता है कंज्यूमर लेवल पे, कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन। Based on CFPI, food inflation showed a sharp increase since the second half of 2019, mainly due to surge in vegetable prices. Vegetable prices ने overall food को महंगा कर दिया. High food inflation since March 2020 is indicative of supply chain bottlenecks. जैसे मैंने बताया supply chain disruption थी owing to COVID-19 disruptions. The contribution of food subgroups to CFPI shows that vegetables, meat and fish, oils and fats, pulses and products were the major contributors to food inflation. Food में भी different categories हैं, different categories of food होते हैं, तो food में भी सबसे ज्यादा इन चीजों ने food के prices बढ़ाए हैं ना। food में cereals भी होते हैं, cereals हो गया, milk हो गया, dairy हो गया। dairy और cereals ने इतने prices नहीं बढ़ाए जितने vegetables, meat, oils, fats, pulses ने बढ़ाए हैं। The rise in vegetable inflation was mainly on account of rise in prices of potatoes and onions. और ओवरऑल वेजिटेबल्स भी क्यों महंगी हुई? क्योंकि उनमें भी दो वेजिटेबल्स, अनियंस और पोटैटोज महंगे हो गए थे, ठीक है। अभी हम अनियंस और पोटैटोज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, खासकर अनियंस को, क्योंकि अनियंस ज्यादा सिग्निफिकेंट है। प्याज के रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत टेंशन में रहती है और गवर्नमेंट बहुत डिसीजंस लेती है। तो प्याज पे थोड़ा हम और करीबी से नजर डालेंगे क्योंकि अगेन उससे आपको कई चीजें पता चलेंगी। खैर अभी हम आगे देखते हैं। However, sizable drop in inflation numbers since April 2020 has been observed for some of the major groups, cereals and sugar. चीनी का प्राइस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, सीरियल्स का प्राइस नहीं बढ़ा है, पर ओवरऑल फूड में वेजिटेबल्स, फैट्स, ऑयल्स वो इतनी बढ़ गई थी कि फूड प्राइसेस बढ़ गए। Now reasons for spike in pulses. दालें क्यों महंगी हो गई थी पिछले साल? COVID-19 रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, अगेन सप्लाई ब्लॉक हो गई ना, इस वजह से दालें महंगी हो गई। दूसरा, स्टॉकिंग ऑफ पल्सेस बाय हाउसहोल्ड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने मार्केट से जाके दालें खरीद के अपने घर में स्टॉक करनी शुरू कर दी। उस वजह से पल्सेस की डिमांड बढ़ गई और मार्केट में पल्सेस की सप्लाई कम हो गई क्योंकि लोगों ने स्टॉक करनी शुरू कर दी डर के मारे। तो इन दो कारणों की वजह से पल्सेस महंगे हो गए। Imports can add to the availability of any commodity and thus moderate prices in case of any shortfalls in the domestic supply. In case of pulses, it is seen that imports are highly negatively correlated with production because each year import policy is changed according to the level of production. ठीक है, ये कहते हैं कि जब भी पल्सेस की इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, जब भी पल्सेस की इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, उसका पीछे का कारण है कि पल्सेस की सप्लाई कम हो गई है। ना पल्सेस की सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट्स इजी कर देती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर सको, जिससे इंडिया में पल्सेस की सप्लाई बढ़ जाए और प्राइसेस कम आ जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी ही करती है, इंपोर्ट्स को यूज करती है। नाउ हमने ये पाया है कि गवर्नमेंट ना हर साल पल्सेस को लेके अपनी इंपोर्ट पॉलिसी चेंज करती रहती है। कभी इंपोर्ट इजी कर देती है, कभी डिफिकल्ट कर देती है। ऐसा क्यों करती है? वेल, सिंपल चीज है कि जब भी पल्सेस की प्रोडक्शन इंडिया में कम होगी ना, जब भी पल्सेस की सप्लाई इंडिया में कम होगी, गवर्नमेंट को पता है कि प्राइसेस बढ़ने हैं, तो उस साल गवर्नमेंट इंपोर्ट्स बढ़ा देती है। और जब भी पल्सेस की सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो गवर्नमेंट को पता है प्राइसेस इतने बढ़ेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर देती है।
पर हर साल गवर्नमेंट ना पॉलिसी चेंज करती रहती है, इस वजह से पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आती। और जब भी पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ट्रेडर्स को बड़ी मुश्किल होगी, उन्हें हमेशा सेकंड गेस करते रहना पड़ेगा गवर्नमेंट क्या करेगी अब अगले साल। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होता है, यही सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है। However, such frequent changes in the import policy adds to the confusion of market participants owing to uncertainty in policy. पॉलिसी को लेके अनसर्टेनिटी है, एंड अनसर्टेनिटी इज नेवर गुड फॉर द इकोनॉमी, नेवर गुड फॉर द मार्केट। ये प्रॉब्लम है। नाउ हमने पल्सेस देख लिया, अब एक और इशू है एडिबल ऑयल्स का। एडिबल ऑयल्स का इंडिया में बहुत इशू है, और इन एडिबल ऑयल्स की वजह से ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। फूड इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट कई फूड टाइप्स की प्राइस, फूड कैटेगरीज के प्राइसेस को मैनेज कर लेती है, पर एडिबल ऑयल्स के इशू को मैनेज नहीं कर पा रही है। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता क्या है? इंडिया में ना एडिबल ऑयल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया इज द नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स फ्रॉम द वर्ल्ड। इंडिया खुद इतने एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, यही वनस्पति वगैरह वगैरह, ठीक है, पाम ऑयल, लिंसीड ऑयल वगैरह, खुद इतने एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसीलिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। उससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ध्यान से देखना। CPI इन्फ्लेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस अगस्त 2019। लॉकडाउन लगा भी नहीं था तब से ऑयल्स एंड फैट्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स बिकॉज domestic production, which has remained almost stagnant, is unable to keep up with the rising demand. डिमांड बढ़ती जा रही है एडिबल ऑयल्स की, पर इंडिया खुद इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो ये डेफिसिट कहां से पूरा होगा? इंपोर्ट से। एंड इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर। इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। नाउ दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। अगर इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेगा ना, एडिबल ऑयल्स पे डिपेंडेंट रहेगा, तो इंडिया रिस्की पोजीशन में रहेगा, वल्नरेबल रहेगा। क्यों? This is risky as problems in the world market may have serious repercussions on domestic markets in India. वर्ल्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंडिया में इंपोर्ट्स रुक जाएंगे और इंडिया में शॉर्टेज हो जाएगी एडिबल ऑयल्स की। और जब डिमांड ज्यादा है और शॉर्टेज हो गई एडिबल ऑयल्स की, तो एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाएंगे। इंडिया में ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर जाएगी, और जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ओवरऑल सीपीआई भी बढ़ता है। पर यह सब होगा बिना इंडिया की गलती के। इंडिया की गलती नहीं थी, वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम चल रही थी, इंडिया में कोई गलती नहीं हुई। वर्ल्ड मार्केट में एडिबल ऑयल्स की कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से इंडिया में एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट होने बंद हो गए, उस वजह से ये बढ़ गया, इंडिया में फिर प्रॉब्लम, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट्स इन 2020 वर अफेक्टेड एज मलेशिया एंड इंडोनेशिया imposed export tariffs on crude palm oil, which affected domestic prices of palm oil from January to June. मलेशिया और इंडोनेशिया की कारकर्दगी की वजह से इंडिया में इनके प्राइसेस बढ़ गए, इसीलिए इंडिया को इंपोर्ट डिपेंडेंस हटानी पड़ेगी। Therefore, effective measures to increase domestic production are necessary to reduce import dependency. और ये पता किसने कही है लाइन? CACP ने 2020 में कही है। CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP बताता है कि MSP क्या होना चाहिए, ये MSP को लेके रिकमेंडेशंस देता है। तो इसने बोला है कि एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दो। Escalation in wholesale prices was also witnessed after COVID-19 induced restriction, possibly because of labor shortages on account of reverse migration, social distancing in factories, and other transaction costs in production and distribution networks. खैर, इंडिया में भी प्रोडक्शन गिर गई थी क्योंकि लेबर शॉर्टेज हो गई, सारे लेबरर्स घर चले गए और बहुत सारे रीजंस थे। खैर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये ऑलरेडी हमें पता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ, अब एक और चीज है, इन्फ्लेशन इन स्टेट्स क्या रही है? वेल, इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स है, फटाफट ये भी पढ़ लेते हैं। CPI combined inflation increased in most of the states. However, regional variations were there. 17 states had overall inflation below all India average in financial year 21, with Delhi having lowest inflation followed by Dadra and Nagar Haveli. Majority of states witnessed higher urban inflation than rural inflation, mainly due to higher food inflation. And states in northeast region and eastern region experienced higher rural and urban inflation. हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार वगैरह,
इसमें ज्यादा इन्फ्लेशन देखी गई है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, और दोनों एरियाज में, रूरल अर्बन दोनों में। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, एक बस इसे ब्रीफ रीडिंग दे देना अपने नोट्स में। ऑलराइट, चलो नाउ अब हम बड़े इंपॉर्टेंट डिबेट के बारे में बात करेंगे। विच मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बेटर रिफ्लेक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी? इंडिया की इकोनॉमी को जज करने के लिए आपको कौन सी इन्फ्लेशन की तरफ देखना चाहिए? क्या इंडिया को जज करने के लिए आपको सीपीआई की तरफ देखना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू जज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, या डब्ल्यूपीआई बेटर है? क्या सीपीआई बेटर है चेक करने के लिए एक्चुअल इन्फ्लेशन को, या डब्ल्यूपीआई बेटर है चेक करने के लिए एक्चुअल इन्फ्लेशन को? या एक और थर्ड कैटेगरी है सीपीआई कोर इन्फ्लेशन, बेटर मेजर है चेक करने के लिए कि कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? और यह जानना कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई टारगेट करता है सिर्फ इसे। मैंने बताया था ना, आरबीआई की कोशिश होती है कि ये 2 to 6% रहे, और आरबीआई सिर्फ इसी को टारगेट करता है, ना इसको करता है ना इसको करता है। इसके नंबर्स पे नजर रहती है आरबीआई की, पर आरबीआई का लीगल मैंडेट है कि सीपीआई कंबाइंड 2% से 6% रहे। ये डिबेट ही इसलिए उठी है क्योंकि अब बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि आरबीआई को सीपीआई कंबाइंड को छोड़ के टारगेट करना चाहिए या तो कोर को या डब्ल्यूपीआई को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रादर देन टारगेटिंग दिस, अब 2 to 6% इसका कर दो या इसका कर दो, ठीक है, इसको ना करो। तो इसीलिए हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेजर बेटर है। क्लियर? ठीक है। नाउ इस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले आप ये चार्ट देखना। इस चार्ट में ना आरबीआई ने डिटेक्ट करा है कि सीपीआई कंबाइंड कैसे चल रहा था, सीपीआई कंबाइंड कैसे चल रहा था, डब्ल्यूपीआई कहां पे चल रही थी। ठीक है, तो पाया ये कि अगर हम इसकी बात करें ना, जून 2019 से लेके अब तक दिसंबर 2020 तक, जून 2019 से ही ना डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में फर्क आना शुरू हो गया। डब्ल्यूपीआई गिरने लग गया, ठीक है, ओवरऑल, और सीपीआई बढ़ने लग गया। नाउ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में जो फर्क आया था ना, ये सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की वजह से आया था, वरना शायद ये एक साथ ही चलते। जून 2019 से पहले की बात करें तो ये लगभग सिमिलर ही रहते थे, ऊपर नीचे लगभग साथ साथ ही होते थे। पर जून 2019 से ना इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा फर्क आने लग गया। इस पॉइंट से ना, ये जो ब्लू शेडेड रीजन है, इसमें फूड इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, और जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में बहुत ज्यादा फर्क आने लग गया। सो फूड इन्फ्लेशन इज द ओनली रीजन जो आरबीआई, जो इकोनॉमिक सर्वे को लगा कि फूड इन्फ्लेशन वाज द ओनली रीजन फॉर दिस वेज बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सीपीआई डब्ल्यूपीआई में इतना फर्क फूड इन्फ्लेशन की वजह से आया था। Now this begs the question कि आरबीआई को किसको टारगेट करना चाहिए? सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई की डिबेट चल रही है, ठीक है। नाउ एक बात ना ध्यान से सुनना, देखो आरबीआई को बोला हुआ है कि उसने सीपीआई कंबाइंड को 2 से 6% के बीच में रखना है। नाउ आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? आरबीआई के पास एक टूल है, वो है मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करना। मनी सप्लाई को चेंज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, पर एक प्रॉब्लम है इसमें। देखो आरबीआई जब मनी सप्लाई को चेंज करता है ना, ऊपर करता है या नीचे करता है, उससे वो ना डिमांड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड लेवल्स हैं उसको चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर उसे लगता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो वो मनी सप्लाई कम कर देगा, जिससे डिमांड कम हो जाएगी। पैसा अगर कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। और उसे कभी कभी लगता है कि इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा लो है तो वो मनी सप्लाई बढ़ा देगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस ऊपर आने लग जाएंगे। तो आरबीआई के पास ना सिर्फ डिमांड कंट्रोल करने का जरिया है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करके ही डिमांड को इन्फ्लुएंस करके ही चेंज कर सकता है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कैन ओनली इन्फ्लुएंस डिमांड। बट व्हाट इफ अगर प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई?
अगर सप्लाई की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आरबीआई मनी सप्लाई से कुछ नहीं कर सकता। मनी सप्लाई का इंपैक्ट तो सिर्फ डिमांड पे है, मनी सप्लाई का इंपैक्ट सप्लाई पे थोड़ी है। मनी सप्लाई का इंपैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इतना नहीं है, डिमांड पे है। तो अगर इंफ्लेशन हो रही है बिकॉज ऑफ सप्लाई तो आरबीआई के हाथ बंधे होते हैं। आरबीआई तो अपनी तरफ से सिर्फ डिमांड को कर सकता है। नाउ प्रॉब्लम अब कहां आती है? अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि सीपीआई में बहुत ज्यादा रोल होता है फूड का, फूड इन्फ्लेशन का काफी ज्यादा वेट होता है। नाउ जो फूड प्रोडक्ट्स है ना, उनमें इन्फ्लेशन जनरली डिमांड ड्रिवन नहीं होती, उनमें इन्फ्लेशन जनरली सप्लाई ड्रिवन होती है। जो फूड इन्फ्लेशन है ना, वो जो उसके प्राइसेस ऊपर नीचे जनरली सप्लाई की वजह से होते हैं। और उसका एक कारण है, आपने सुना होगा ना ये टर्म डिमांड इलास्टिक, डिमांड इनइलास्टिक। कुछ गुड्स इलास्टिक होते हैं, कुछ इनइलास्टिक होते हैं। फूड ना एक नेसेसरी गुड है और नेसेसरी गुड्स जनरली इनइलास्टिक होते हैं। इनइलास्टिक गुड्स कौन से होते हैं? जिनके प्राइस पे डिमांड का इतना इंपैक्ट नहीं होता। इलास्टिक गुड्स कौन से होते हैं कि जिनके प्राइस पे डिमांड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, राइट? डिमांड और प्राइस का रिलेशन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। इनइलास्टिक गुड्स वो होते हैं जिनके प्राइस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता डिमांड का, है ना? नेसेसरी गुड्स तो ऐसे गुड्स होते हैं कि उनका आप डिमांड जितनी मर्जी बढ़ा दो या कम कर दो, या उनका प्राइस जितना मर्जी कम कर दो बढ़ा दो, उनकी डिमांड पे इतना फर्क नहीं आएगा, वो लोगों ने खरीदना ही खरीदना है। तो डिमांड का शायद इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा फूड पे जितना सप्लाई का होता है, ठीक है? क्योंकि फूड इज इनइलास्टिक। बिकॉज फूड इनइलास्टिक है, इसलिए डिमांड का या प्राइस का डिमांड पे इतना इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है? तो जब भी आप कभी देखना कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो डिमांड वहीं की वहीं है, पर फूड इन्फ्लेशन सप्लाई की वजह से हो रही है। बिकॉज फूड इज जनरली इनइलास्टिक, वो सप्लाई ड्रिवन होती है। सप्लाई शॉक की वजह से इन्फ्लेशन होती है, डिमांड की वजह से नहीं होती। नाउ आरबीआई सीपीआई कंबाइंड को टारगेट करता है। आरबीआई देखता है कि सीपीआई कंबाइंड ना फूड इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है, और क्योंकि फूड इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन है, मैं ऐसा क्या ही कर दूंगा जिससे ये सीपीआई कंट्रोल हो जाएगी, राइट? तो मुझे बोल तो दिया सीपीआई कंट्रोल करने के लिए, पर कभी कभार सीपीआई इसकी वजह से बढ़ती है, जो इसकी वजह से बढ़ती है, और मेरा इस पे तो कोई काबू नहीं है, मेरा तो इस पे काबू है। इस पे गवर्नमेंट का काबू होता है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है सप्लाई, पर मैं नहीं कर सकता, राइट? तो मुझे क्यों बोला जा रहा है कि मैं सीपीआई को कंट्रोल करूं? मुझे तो उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए जो मेरे काबू में हो, राइट? इसीलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई को अगर बोला ही है तुमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो या तो डब्ल्यूपीआई वाली बोलो, या सीपीआई ही अगर बोलनी है तो सीपीआई कोर बोलो। अभी भी आरबीआई ये कह रहा है कि अभी जो इस साल इकोनॉमिक सर्वे तो पिछले साल की बात कर रहा है ना, इस साल इन्फ्लेशन पता है किस वजह से बढ़ी हुई है? फ्यूल की वजह से। नाउ फ्यूल इन्फ्लेशन इसलिए ज्यादा हो रखी है क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस ज्यादा लगा रखे हैं। अगेन फ्यूल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या ही कर सकता है? वो तो सिर्फ डिमांड पे काम करेगा। गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कम कर दे तो फिर भी फ्यूल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इसीलिए आरबीआई सोचता है, या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आरबीआई के जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसे क्यों दे रहे हो? या तो उसे सीपीआई कोर दो या उसे डब्ल्यूपीआई दो, है ना? ये बातें चल रही हैं, सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई। प्लस जो सीपीआई है ना, उसके इंडेक्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये बेसिकली बात है जो मैंने आपको बता दी, एक सीपीआई के इंडेक्स में इन इटसेल्फ प्रॉब्लम है। फर्दर देयर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद द करंट सीपीआई इंडेक्स। क्या प्रॉब्लम्स है? दो हैं। Weights of all items in CPI combined are based on NSO's Household Consumption Expenditure Survey 2011-12। जो भी वेट्स एलोकेट करे हैं डिफरेंट आइटम्स को सीपीआई इंडेक्स में, वो पता है किस बेसिस पे करे हैं? 2011-12 में एक सर्वे हुआ था उसके बेसिस पे। पर 2011-12 को तो अब 10 साल हो चुके हैं। डोंट यू थिंक कि ये इंडेक्स में वेट्स को अपडेट करने का टाइम है, सो दैट आप बेटर कर सकते हो, बेटर टारगेट कर सकते हो प्राइसेस को? तो ऑलरेडी जो सीपीआई इंडेक्स है उसमें वेटिंग सिस्टम, डिफरेंट कैटेगरीज को जो वेट्स दिए जा रहे हैं वो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इस सर्वे के बेसिस पे हो रहे हैं।
ठीक है। Plus, in the context of increasing retail e-commerce transactions, it is important to include such new sources of price data for construction of prices. Plus, ये जो weights आपने allocate करे हैं, ये different categories के करे हैं. Now, in different categories के prices को आप target कर रहे हो, पर उन prices का data ना आप traditional sources से उठा रहे हो, जबकि आज के जमाने में e-commerce भी बहुत ज्यादा चल रहा है. तो ई कॉमर्स के डेटाबेसिस से भी तो आपको प्राइस डेटा उठाना चाहिए. तो जो आपके पास प्राइस का डेटा भी है ना, वो भी आउटडेटेड है, और जो इंडेक्स में वेटेज है वो भी आउटडेटेड है. सो यू नीड टू अपडेट दिस इंडेक्स. एक तो वैसे ही ये इंडेक्स में प्रॉब्लम है, आरबीआई को इधर जाना चाहिए या कोर पे जाना चाहिए, और जो ये एग्जिस्टिंग इंडेक्स है उसमें भी प्रॉब्लम है. एक तो वेट्स की प्रॉब्लम है और एक प्राइस डेटा की प्रॉब्लम है. न्यू प्राइस डेटा यूज करना चाहिए. ई कॉमर्स के डेटाबेसेस से प्राइस उठाना चाहिए, क्योंकि लोग उन प्राइसेस पे भी तो सामान खरीद रहे हैं. लोगों को उन प्राइसेस की इन्फ्लेशन पे भी तो का भी तो इंपैक्ट होता है लोगों पे उस चीज का, राइट. तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए. क्लियर. नाउ एक ना आरबीआई ने ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया. एक बॉक्स बनाया था, बॉक्स 3 आरबीआई ने. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ कुछ चीजें ही आपने पढ़नी है. जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना वो ही ध्यान, वैसे तो पूरा पढ़ लेना, पर याद रखने वाला ये हाईलाइटेड पोर्शन है. ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर ही कर दिया है. हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन एज टारगेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी. कि क्या आरबीआई को सीपीआई कंबाइंड चूज करना चाहिए या कोर इन्फ्लेशन को यूज करना चाहिए फॉर टारगेटिंग. आरबीआई टारगेट किसको करता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन को, सीपीआई कंबाइंड 2 to 6%. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो सीपीआई कंबाइंड है ना और कोर इन्फ्लेशन है, इसमें किस चीज का फर्क है? फूड और फ्यूल का. और फूड और फ्यूल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है. ये फिर भी स्टेबल है. बाकी सारे जितने भी कमोडिटीज हैं वो उनके प्राइसेस फिर भी स्टेबल रहते हैं, मतलब कि ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे. पर फूड एंड फ्यूल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है. तो आरबीआई को या किसी भी सेंट्रल बैंक को स्टेबल प्राइसेस को टारगेट करना चाहिए. ये इसने कहा है, ये आर्ग्यूमेंट पेश करा इस बॉक्स ने. ठीक है. फिर भी अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि फिर भी ये सारी बातें पता होने के बावजूद आरबीआई फिर भी इस तरफ क्यों जाता है. अभी थोड़ी देर में देखते हैं. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, इसमें आंसर है ना. आपको पता है आरबीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पे नजर क्यों रखता है? आरबीआई को तो इन्फ्लेशन पे नजर रखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बोला हुआ है कि आपने इन्फ्लेशन को रखना है 2 to 6%. फिर भी आरबीआई सर्वे करता रहता है और चेक करता रहता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्या होगी. आरबीआई ऐसा क्यों करता है? लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उससे आरबीआई का क्या लेना देना? आरबीआई को तो सिर्फ इन्फ्लेशन से लेना देना है. लोगों की एक्सपेक्टेशन से क्या लेना देना? वेल, लेना देना है. और क्या लेना देना है? वेल, लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी कई बार इन्फ्लेशन हो जाती है. अगर लोग आज सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको पता है लोगों के सोचने की वजह से भी बढ़ जाती है. किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है. ये कोई डायलॉग था, राइट. ये कई बार होता है इन्फ्लेशन के केस में. क्यों होता है, कैसे होता है? सिंपल सी चीज है. लेट्स सपोज कल को मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल के प्राइसेस ना 10 रुपए से बढ़ जाएंगे. सो डोंट यू थिंक सारे लोग आज ही रात को पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगा देंगे कि आज ही टैंकी फुल करवा लो, क्योंकि कल तो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. तो कल प्राइसेस शायद ना बढ़ने हो, पर क्योंकि लोगों ने आज ही, सारी दुनिया ने टैंक फुल कराने का जिम्मा उठा लिया है, आज ही लोगों ने डिमांड इतनी बढ़ा दी है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई. ऐसा कई बार नहीं होता? अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि कल को प्राइसेस बढ़ेंगे, तो लोग आज ही, क्योंकि उन्हें डर है कि फ्यूचर में तो चीजें महंगी मिलेंगी, आज ही वो चीजें खरीदने लग जाते हैं. आज ही वो सप्लाई इधर है, डिमांड बढ़ा देते हैं. और जब वो आज ही डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको किसी ने डरा दिया कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उन्होंने आज डिमांड बढ़ा दी, आज ही प्राइसेस बढ़ गए. इट इज लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. आपने प्रोफेसी करी, इस वजह से प्राइसेस बढ़ गए, राइट. तो इसीलिए आरबीआई का काफी ज्यादा ध्यान होता है एक्सपेक्टेशंस पे. आरबीआई चाहता है कि एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रहें. ठीक है. 1 year ahead इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस फॉर सीपीआई कंबाइंड हैज रिजन. लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है. ये 2 सर्वे से हमें पता चला है. एक सर्वे करा था आईआईएम अहमदाबाद ने. एज पर बिजनेस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ आईआईएम अहमदाबाद, लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी.
ठीक है। और जो आरबीआई सर्वे करता है, सर्वे फॉर हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, उसमें लोगों को डर है कि इन्फ्लेशन 9.7% पे चली जाएगी, यानी कि लोगों की एक्सपेक्टेशन विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। अब देखो, लोगों को तो नहीं पता ना कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, नॉन फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, लोगों के लिए तो ओवरऑल महंगाई मैटर करती है। अगर आरबीआई को पता यह चल जाता है कि लोगों को ओवरऑल महंगाई ज्यादा लग रही है, राइट, लोग तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, और लोगों को अगर ओवरऑल महंगाई आज ज्यादा लग रही है तो इस वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए आरबीआई सीपीआई कंबाइंड को ही टारगेट करता है, क्योंकि आरबीआई को पता है कि लोगों के लिए तो यह मैटर करता है, लोगों के लिए तो ओवरऑल इन्फ्लेशन, चाहे फूड हो चाहे नॉन फूड हो, सारी चीजों की महंगाई मैटर करती है। लोग नहीं ऐसे करते कि फूड इन्फ्लेशन इतनी है, कोर इन्फ्लेशन इतनी है, डब्ल्यूपीआई इतना है, कुछ नहीं देखते। लोग, एक आम कंज्यूमर देखता है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितनी है। अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए आरबीआई सोचता है कि मैं यही कंट्रोल करूं, क्योंकि इसी पे बेस्ड होती हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस। So because the movement in inflation expectations has been roughly in direction of movement in current CPI combined, it becomes an important metric for monetary policy. Owing to being a metric of price change that households can relate to, वो इससे ज्यादा relate करते हैं. Targeting headline inflation can anchor inflation expectations. There is a reason why RBI WPI कोर पे नहीं जा रहा, क्योंकि लोग इससे ज्यादा रिलेट करते हैं और इससे ही अपनी एक्सपेक्टेशन बेस करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसे टारगेट करना ही ज्यादा सेंस बनाता है। ठीक है, ये रीजन है। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस के क्या ट्रेंड्स थे प्राइसेस में। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के क्या ट्रेंड्स थे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21। ना कमोडिटी प्राइसेस पे नजर रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितनी भी कमोडिटीज हैं ये जनरली एज रॉ मटेरियल यूज होती हैं बिजनेसेस में, फैक्ट्रीज में, और अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा और इंफ्लेशन बढ़ जाएगी, राइट? इसीलिए नजर होती है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में। ना ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एनर्जी प्राइसेस, जिसमें फ्यूल के प्राइसेस होते हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइसेस, मेटल के प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल के लिए मेटल यूज होता है, आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह। तो एनर्जी प्राइसेस का क्या हाल था पिछले साल लॉकडाउन में? लार्जेस्ट इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 वाज ऑन एनर्जी प्राइसेस व्हिच वाज ड्रिवन बाय फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा, डिमांड गिरी थी पिछले साल, इसलिए एनर्जी प्राइस कम हो गए। दो देयर वाज सम रिबाउंड इन द लेटर मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, है ना, जनवरी फेब मार्च में बढ़ने लग गए थे, owing to production cuts announced by OPEC plus and starting of the unlock phase which allowed demand to pick up। इन्होंने जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं कंट्रीज ओपेक, इन्होंने सप्लाई भी कम कर दी और अनलॉक होने लग गई इकोनॉमी, तो डिमांड भी बढ़ने लग गई, तो प्राइसेस बढ़ने लग गए थे। ठीक है, बस यही जानना है इसके बारे में। देन एग्रीकल्चरल प्राइसेस का क्या सूरत हाल था? These were more or less stable, ये ज्यादा बहुत ऊपर नीचे नहीं गए। Stability in the agricultural prices may be attributed to lower elasticity of demand, ये हम कर भी चुके हैं वैसे, है ना। Edible oil prices have been a major driving force in putting an upward pressure on the agricultural prices। इंडिया में एग्रीकल्चरल प्राइसेस ज्यादातर इसकी वजह से बढ़े हैं। ठीक है, and next is metal prices। These have been rising in the later months of financial year 21 due to the higher industrial demand from China। जैसे मैंने आपको बताया, ये ना एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं बेसिक मेटल्स, और आपको पता ही है कि लॉकडाउन पिछले साल सबसे पहले कोविड पैंडेमिक से चाइना निकला था बाहर। चाइना में चीजें जल्दी नॉर्मलाइज होने लग गई थी, तो चाइना में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिछले साल जल्दी पिकअप करने लग गई थी, और जब वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप करेगी, फैक्ट्रीज चलने लग जाएंगी, डिमांड फॉर मेटल बढ़ेगा। तो ग्लोबली मेटल की डिमांड बढ़ाने वाला ही चाइना था, जिसकी वजह से मेटल प्राइसेस लेटर ऑन बढ़ने लग गए थे। Basic metals are used as input goods in industries and therefore rise in prices of basic metals pushes the price of final goods in upward direction। अच्छा, बेसिक मेटल्स के तो प्राइसेस बढ़ रहे थे जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ने लग गए थे, और गोल्ड के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। गोल्ड के प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, तब लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं एज अ सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट,
है ना। नाउ इस चीज को जज कैसे करा इकोनॉमिक सर्वे ने, कि जब भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। एक ना इंडेक्स आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ये देखता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी कितनी है दुनिया में, राइट। नाउ ये पाया इकोनॉमिक सर्वे ने, देखना कि जब ये जीपू ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स जब ये बढ़ा है, गोल्ड के प्राइसेस भी तब बढ़े हैं। ये ब्लू से जीईपीयू है और गोल्ड प्राइसेस ये ऑरेंज वाले हैं। जब ये बढ़ा है तब ये बढ़ा है, ठीक है। और जब ये कम हो जाता है तब गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम नहीं होते, थोड़े टाइम बाद कम होते हैं, लैग के साथ कम होते हैं। खैर, पर जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तब प्राइसेस बढ़ेंगे। सो पाया ये गया है कि जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को चेक करने का है, तो जब ये बढ़ेगा तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे ना। आपके लिए एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हेनेवर अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज बिकॉज पीपल फाइंड गोल्ड एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। ये तो आपको याद रखना है। पर आपसे प्रीलिम्स में गोल्ड प्राइस इंडेक्स के बारे में भी ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है। GEPU is a GDP weighted average of National Economic Policy Uncertainty Index of 20 countries। हर कंट्री ना, जैसे हर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपनी कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी इंडेक्स निकालती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने लिए निकालेगा, फ्रांस अपने लिए, इंडिया अपने लिए। नाउ ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स क्या करता है, टॉप 20 इकोनॉमीज को देख लेता है, G20 वाली या टॉप 20 इकोनॉमीज को देख लेगा, उनके अनसर्टेनिटी इंडेक्स को का वेटेड एवरेज ले लेगा। तो ये 20 कंट्रीज कौन सी है, ये देखो, इज अ वेटेड एवरेज ऑफ नेशनल अनसर्टेनिटी पॉलिसी इंडेक्स ऑफ 20 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इसमें इंडिया भी है, ठीक है। तो जो जितनी भी एक 20 कंट्रीज हैं, इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स है उसका एवरेज लेके ग्लोबल निकाल देते हैं और उससे आपको गोल्ड के प्राइसेस में चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना बस चीज, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं ड्रग प्राइसेस की। खैर इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये मैं चाहूंगा आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ये है कि जब लॉकडाउन लगा था और जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो उस टाइम पे मेडिसिन के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, राइट। तो वो स्टेप्स रटने वाली ही चीजें हैं, वो कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसलिए हम उस पे इस लेक्चर में इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। खैर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ड्रग प्राइसेस से रिलेटेड वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। जैसे ड्रग प्राइसेस को इंश्योर करने के लिए इंडिया में एक अथॉरिटी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नाउ इस अथॉरिटी ने क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे N95 मास्क, पैरासिटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये सारे ड्रग्स के प्राइसेस कम हुए, ठीक है। ये दिया हुआ है, स्टेप्स टेकन बाय NPPA ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आप एक बारी रीडिंग दे देना इनकी, ये आपने रटने हैं, मतलब एज इट इज नहीं रटने, आपको पता होने चाहिए, इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे हम डिस्कशन ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें खास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज नहीं है। खैर, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये भी आपने खुद ही देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। फूड इन्फ्लेशन के लिए क्या करा है, जैसे अनियंस के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो गवर्नमेंट ने अनियन का एक्सपोर्ट रोक दिया ताकि इंडिया से अनियंस बाहर ना जाए, इंडिया में सप्लाई बढ़ी रहे, और सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस कम आएंगे, ठीक है। स्टॉक लिमिट जो अनियंस पे लगाते हैं अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो लगाई है। ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ईजी कर दिए जिससे बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स आए, अनियंस बाहर से आए, सप्लाई बढ़ गई, इंडिया में प्राइसेस कम हो गए। ऐसे ही बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अनियन, पल्सेस, टोमेटो वगैरह के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए निकाला था प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, राइट। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये आप देख सकते हो, और अनियन प्राइसेस को लेके गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, बफर स्टॉक पॉलिसी क्या है ये आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, बस अनियन को लेके ना एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिखा होगा कॉबवेब फिनोमिना। जो पल्सेस है ना, अनियन छोड़ो, पल्सेस, हाँ ये सारी चीज मैं चाहूंगा आप खुद ही पढ़ो। वैसे बस एक इसमें कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता देता हूं। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज बताई गई थी, कॉबवेब फिनोमिना। कहा यह जाता है कि पल्सेस
आर विक्टिम्स ऑफ कॉबवेब फिनोमेना। नाउ पल्सेस में कॉबवेब फिनोमेना कैसे विक्टिम है, मतलब पल्सेस कॉबवेब फिनोमेना का कैसे विक्टिम है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉबवेब फिनोमेना क्या है। तो मैं पल्सेस के हिसाब से ही आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, लेट्स सपोज इस साल क्या होता है, पल्सेस की ना प्रोडक्शन गिर जाती है। पल्सेस की प्रोडक्शन अगर गिर जाती है तो पल्सेस की सप्लाई कम होगी, डिमांड वहीं की वहीं है, पल्सेस का प्राइस बढ़ जाता है। अच्छा, पल्सेस का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो जो पल्सेस उगाने वाले फार्मर्स हैं उन्हें दिखेगा कि यार पल्सेस पे तो रिटर्न बड़ी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, तो अगले साल ना मैं पल्सेस उगाऊंगा। तो बहुत सारे फार्मर्स पल्सेस उगाने लग जाते हैं। तो अगले साल क्या होता है, अगले साल पल्सेस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर पल्सेस की सप्लाई बढ़ जाएगी तो डोंट यू थिंक पल्सेस के फिर प्राइसेस गिरने लग जाएंगे, फिर प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। अब वही फार्मर्स जो इनकरेज हुए थे कि प्राइसेस अच्छे मिलते हैं, उन्होंने इस साल पल्सेस उगाई तो उन्हें अच्छे प्राइस नहीं मिले। फिर वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे यार पल्सेस पे तो रिटर्न ही अच्छी नहीं आती, मैं तो ऐसी गलती करी, मैं नहीं अगले साल पल्सेस उगाता। ऐसे ही बहुत सारे फार्मर सोचेंगे। अगले साल फिर पल्सेस की सप्लाई गिर जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, फिर फार्मर्स ऐसा सोचेंगे और फिर अगले साल प्रॉब्लम होगी। ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉबवेब फिनोमेना। ठीक है, कॉबवेब फिनोमेना होता है जब हर साल ऐसे आप द्वंद में फंसे होते हो और जो आप सोचते हो वो आपको मिलता नहीं है। इस साल प्राइसेस अच्छे थे, अगले साल आपने उगाना शुरू कर दिया, आपने उगाया, सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस गिर गए, आपको रिटर्न अच्छी नहीं मिली। फिर अगले साल फिर सप्लाई कम होगी क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं उगाऊंगा, प्राइसेस बढ़ गए, और ये चलता जाएगा ना। इस प्रोसेस को रोकने का क्या तरीका है, फार्मर्स को गारंटीड रिटर्न दे दो एमएसपी की तरह। देयर इज अ रीजन कि व्हीट और राइस में कॉबवेब फिनोमेना नहीं होता, क्योंकि व्हीट और राइस पे एमएसपी मिलता है। तो जो मर्जी सप्लाई हो, आपके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि पल्सेस से भी कॉबवेब फिनोमेना निकालने के लिए आप एमएसपी टाइप कोई स्कीम लेके आ सकते हो कि पल्सेस में भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बढ़ जाए एमएसपी पे, ये चीज की बात कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स बढ़ जाए। क्लियर? तो कॉबवेब फिनोमेना ये होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? बाकी अनियन की स्टॉक पॉलिसी क्या है, अनियन के प्राइसेस के लिए क्या है, वो आप देख लेना। ठीक है, और वे फॉरवर्ड क्या है, ये एंड में दिया हुआ था कि अनियन के प्राइसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये वे फॉरवर्ड है, ये देख जरूर लेना। ऑलराइट, ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर तो खत्म होता है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन को लेके। पर जैसा कि हर लेक्चर के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तो आज के लेक्चर के साथ भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। यू विल गेट 5 to 7 क्वेश्चंस इन टोटल, MCQ for practice which would be related to this lecture. 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चंस आपको अपनी पीडीएफ में भी मिलेंगे, इनके आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का नंबर डाल के उसका आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में लिखो, या मुझे जरूर बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत, आंसर जरूर करना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये प्रैक्टिस ही है और इससे पता चलेगा आपके कितने, आपको समझ आया है लेक्चर या नहीं। क्लियर? चलो फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद चैप्टर 6। थैंक यू। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।